एक टॉपिक करना है हम लोग को इसी सिंगल एंट्री सिस्टम में, जिसका नाम है फार्म अकाउंटिंग। क्या लगने लगे? फार्म अकाउंटिंग, फार्म अकाउंटिंग। बेसिकली हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग रिलेटेड टू फार्मर। कि सपोज कोई फार्मर है, वो अपना बुक्स का अकाउंट मेंटेन कर रहा है, तो किस तरह अकाउंटिंग होगा। जो कोई जमींदार है, बेसिकली जमींदार लोग अपना अकाउंटिंग करते हैं, छोटे मोटे जो फार्मर है लोग अपना अकाउंटिंग करते नहीं होंगे, लेकिन जो बिग जमींदार कंसेप्ट है, पता है ना, बिग जमींदार जो बहुत सारे फार्मर को लेकर फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो आपको उनका बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन होता होगा। और नॉर्मली दे मेंटेन इन सिंगल एंट्री सिस्टम, वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम में ही मेंटेन करते हैं। तो पहला बात तो ये आया, क्या कोई अकाउंटिंग में परिवर्तन होगा कि जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही अकाउंटिंग होगा, कि कुछ ना कुछ नया बात हम लोग यहाँ करेंगे फार्म अकाउंटिंग में? बताओ। वही होगा, वही अकाउंटिंग होगा ऑफकोर्स, क्योंकि अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम में भी करते हैं या डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करते हैं, फार्म अकाउंटिंग एक अलग तरह का बिजनेस हो गया। कोई फार्मिंग कर रहा है तो उसका भी कुछ कॉस्ट लगता होगा, उसमें से कुछ प्रोडक्शन करता होगा, प्रोडक्शन में सेल करता होगा, कुछ यहाँ पे डेटा होते होंगे, कुछ क्रेडिटर होते होंगे। नॉर्मली वी हैव टू फॉलो एक्रूअल सिस्टम, और हमें अपना अकाउंटिंग करना है, यहाँ पर भी एक्रूअल सिस्टम फॉलो करेंगे। और वही सारा कंसेप्ट जो हमारा कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सारा जो कंसेप्ट है वो हम लोग करेंगे। से याद आ गया हमें लास्ट क्लास में बोला था कि चैप्टर नंबर 2 सीपीटी का आप पढ़ के आइएगा। कल मैं बहुत परेशान था, रात को नींद नहीं आया मेरे को, कि बच्चों को बेसिक कंसेप्ट नहीं पता, मैं सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ। सब पढ़ गए? नहीं आप ये ऐसे से हाँ भी होता है, ना भी होता है, ऐसे से कर क्या माने? बुक ही नहीं है, फेंक दिया? नहीं सर, किसको बेचा? पूरा बस जम्मू एंड कश्मीर। चलो ठीक है, तो एक बार डिस्कस करते हैं हम लोग। मेरे को मन तो नहीं है डिस्कशन करने का, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कशन कर लेना चाहिए। हाँ, आपके साथ राजवीर कर लें? चलो ठीक है, ध्यान सुनिएगा, मैं सिर्फ बोलूंगा, आप लोग कुछ पूछेंगे नहीं। लास्ट में जो पूछना है पूछ लीजिएगा। हम लोग अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ अकाउंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट। वन इज पर्सनल अकाउंट एंड अदर इज इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सन रिलेट टू पर्सन, इम्पर्सन रिलेटेड टू विच आर नॉट अ पर्सन, वो इम्पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। पर्सन अकाउंट आर ऑफ 3 टाइप्स, बेसिकली 3 टाइप्स में आ जाएंगे। एक हो गया नेचुरल, एक हो गया आर्टिफिशियल, और एक हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सन मतलब क्या हुआ? जिसको भगवान ने बनाया, वो नेचुरल पर्सन। डॉग इज नॉट ए पर्सन, आपको 100%। डॉग क्या है? क्या है? अगर डॉग क्लियर बन सकता है तो डॉग क्या हुआ? नेचुरल पर्सन हुआ ना। अकाउंट के बारे में सोचो, अभी अकाउंटिंग एंट्री में उसका आता है कि नहीं आता है? अगर समझ में नहीं आता, या तो मैं कुछ बता ही नहीं। एक तो मैं बता रहा हूँ, एक सेवा कर रहा हूँ, फ्री में सेवा, फीस भी नहीं मिला इसका, या तो बोलो फ्री जाके जमा करो। मैं बोला कि डॉग या कोई भी जानवर है, ऑफकोर्स इट विल इंक्लूड इन नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और तो कोई कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर मैं एग्जांपल है तो कोई जनरल एंट्री पूछ देता हूँ जिससे रिलेटेड डॉग है, तो डॉग को क्या मानोगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब जिसको भगवान ने नहीं बनाया, जिसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया, वो क्या हो गया? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, गवर्नमेंट एजेंसी, हाँ,
ज्वाइंट क्या, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर में बोल सकते हैं ज्वाइंट वेंचर, दिस आर आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है समझ में आया। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्रेडिटर, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, क्रेडिटर इज नेचुरल पर्सन। बैंक कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, मीनिंग पूछा नॉट एन एग्जांपल, मेरे को एग्जांपल नहीं चाहिए। जो रिप्रेजेंट करता है। हाथ किसने बना दिया भगवान ने, हाथ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बताओ, आप बताओ, विच रिप्रेजेंट पर्सन, विच रिप्रेजेंट नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब क्रेडिटर कौन सा अकाउंट हुआ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन नहीं है, तो विच रिप्रेजेंट अ पर्सन बेसिकली क्या होता है, ठीक है एक आप अगर डेफिनेशन बोलेंगे तो ये आना चाहिए, यहाँ पे ये आना चाहिए रिप्रेजेंट अ सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। बेसिकली जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट खुला है वो ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए यूज आता है। जब भी एक से अधिक पर्सन होते हैं और उनको उनके लिए नंबर्स ऑफ अकाउंट ना खोल के सिर्फ हमें एक सिंगल अकाउंट खोलना है, तो उसके लिए हम सिंगल अकाउंट खोल लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। जैसे सिंपल सब आता है कि अगर हम बात करते हैं सैलरी पेबल, कोई भी कंपनीज में बहुत सारे क्या होते हैं एम्प्लॉय, सपोज कि रिलायंस इंडस्ट्री में 1000 एम्प्लॉय है और एट द एंड ऑफ द ईयर सबका कुछ ना कुछ अमाउंट ही होगा, किसी को 100 रुपया देना है, किसी को 1 लाख रुपया देना बाकी है, तो सबके लिए क्या होगा, एक एक अकाउंट खुलना पड़ेगा। जैसे ए अकाउंट, बी अकाउंट, सी अकाउंट, जितने भी पर्सन हैं, जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं, बट ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, क्रिटिकल हो जाएगा, सबका अकाउंट मेंटेन करना बड़ा क्रिटिकल। हालांकि सबका अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, 100% करना चाहिए। ए से 1 से लेकर 1000 हमें अकाउंट खुलना चाहिए, लेकिन कंपनी बोलता है कि जो एम्प्लॉय है दैट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट आइटम, हमें बस ये बताओ कितना पे करना उनको, सब अकाउंट कि किसको कितना पेमेंट करना वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो सबको मिला के एक अकाउंट बना देते हैं जिसका नाम क्या होता है, सैलरी पेबल अकाउंट। तो सैलरी पेबल क्या होगा, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, तो ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो जाएगा। उसी तरह क्या होता है कि सपोज कि हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्ट है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है और सब इन्वेस्टमेंट में हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट ए बी सी डी ई एफ बहुत सारा हो सकता है। अब सबका हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सी, इतना इंटरेस्ट, इतना हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ईच अकाउंट खुलना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, कम्बरसम तरीका हो गया, कम्बरसम की लेंथी मेथड हो गया कि सारे इन्वेस्टमेंट का अलग अलग इंटरेस्ट अकाउंट खुलना। अब सपोज कि सब में इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है तो सबका इंटरेस्ट एक्रू अकाउंट खुलना कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट ए में इतना इंटरेस्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट बी में इतना इंटरेस्ट हुआ, प्लस छोड़ो कितना इंटरेस्ट एक्रू हुआ बता दो, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्रू अकाउंट, दिस विल बी आल्सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट मींस क्या, किसी को हमने अपना पैसा दिया उससे हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो किसी पर्सन को वो रिप्रेजेंट करने वाला है, तो इंटरेस्ट एक्रू भी क्या हो जाएगा, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो जाएगा। तो कोई भी अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो 1 पर्सन हो चाहे ग्रुप ऑफ पर्सन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बोलते हैं। जैसे कैपिटल भी क्या हो गया आपका, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया, ड्राइंग भी क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या हो गया। कभी भी हम ये नहीं बोलते हैं सचिन जैन कैपिटल अकाउंट, चिरंजीव जैन कैपिटल अकाउंट, हम कभी ये नहीं बोलते हैं, हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट मतलब जो ऑनर है उसका अकाउंट, तो यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ड्राइंग बोलेंगे तो सीधा दिमाग में आएगा कि जो ऑनर ने ड्रॉ किया तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। बैंक, बैंक क्या होगा, बैंक विल बी ऑल्सो ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। देखिए नियम होता है कि सबसे पहले कोई भी अकाउंट हो उसमें हम ये देखना पड़ेगा ये पर्सनल अकाउंट है या इम्पर्सनल अकाउंट है। अगर वो पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आ जाता है तो कभी भी उसको हम क्या नहीं बोलेंगे, इम्पर्सनल अकाउंट नहीं बोलेंगे। ये तरीका होता है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरह से अकाउंट को कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले कोई भी अकाउंट को ये देखना पड़ता है कि पर्सनल अकाउंट है, अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो कभी भी क्या नहीं हो सकता है, इम्पर्सनल अकाउंट नहीं हो सकता है। तो बैंक के लिए पहले हम देखेंगे क्या ये पर्सनल अकाउंट है। अफकोर्स जो मेरा SBI में बैंक अकाउंट खुला हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। इसलिए बैंक की विल बी ए पर्सनल अकाउंट नॉट अ रियल अकाउंट। समझ में आ गया। सबसे पहले कोई भी अकाउंट को देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि पर्सनल है या इम्पर्सनल है। तो अगर पर्सनल है तो वो क्या नहीं बन सकता है, इम्पर्सनल अकाउंट नहीं बन सकता है। अब क्या है,
कैश कभी पर्सनल अकाउंट हो नहीं सकता। कैश जो मॉनेटरी है, अगर सपोज कि मेरा 100 रुपये लिखा तो क्या मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी यहाँ पड़ा हूँ, मैं वहाँ फेंक दूँ, पता नहीं किसके पास चले जाए, सब पूछ जाएंगे ना भाई मेरा है। क्या कभी मिला है गिरा पैसा कहीं पर? मिला तो कैसे रुमाल गिराते हैं? मेरा ही होगा। हाँ नहीं, बचपन में एक बार मिला था, कहानी बताऊंगा। सर बैंक कंपनी का अकाउंट करंट अकाउंट और बैंक में करंट अकाउंट कोई भी अकाउंट हो वो क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। हालांकि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो FD बनाएंगे वो भी अब क्या होगा? जो इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली जो बैंक अकाउंट होता है उसको भी आप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ अब आए इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट मतलब क्या हो गया? पहला इसमें 2 कैटेगरी हो गया, एक हो गया रियल एंड नॉमिनल। रियल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट मीन्स ऑल एसेट बट नॉट लाइबिलिटी। कोई भी लाइबिलिटी इम्पर्सनल अकाउंट नहीं हो सकता। लाइबिलिटी विल बी ऑलवेज पर्सनल अकाउंट। कभी भी वो क्या नहीं हो सकता है? इम्पर्सनल अकाउंट नहीं हो सकता। अब वो अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसमें से या तो वो नेचुरल होगा, या तो वो आर्टिफिशियल होगा, या तो वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, लेकिन वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है? इम्पर्सनल अकाउंट नहीं हो सकता है। तो एसेट ऑफ द फर्म आर नोन एज रियल। एसेट में दोनों एसेट आ जाएगा, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। इनटेंजिबल एसेट भी होगा तो कहाँ आएगा? इम्पर्सनल अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। टेंजिबल एसेट भी कहाँ आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। समझ में आया? अब बैंक भी आपका एसेट है, बट बैंक पहले कैटेगरी कहाँ हो गया? कैटेगराइज कहाँ हो गया? पर्सनल अकाउंट में। इसलिए हम उसे क्या नहीं बोलते हैं? रियल अकाउंट नहीं बोलते हैं। समझ में आ गया? हालांकि बैंक में आप रियल अकाउंट के हिसाब से भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। जो रूल्स होता है डेबिट वार्ड कम्स विद क्रेडिट वार्ड गोज आउट, बैंक में लगा सकते हो। लेकिन कोई अगर आपसे पूछ ले बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कौन हो? FCO। एकदम सही बात है, FCO। मैं तो अभी तक AC हूँ, आप तो FCO बन गए। ACA क्या होता है? ACA जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो पहले उसको ACA का उसको मिलता है एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, और 5 साल प्रैक्टिस करने के बाद उसको FCA का मिलता है। तो आप तो FCA अभी से बन गए हो। FCA मीन्स फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ आ गया? तो बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बैंक को क्या बोलना चाहिए? पर्सनल अकाउंट। हमेशा पर्सनल अकाउंट। कोई आपसे बैठ रहे तो उसको समझाओ, बैठ के उसको बैठा दो और समझाने लग जाओ। कभी भी रियल अकाउंट नहीं बोलना है। समझ में आ गया क्या मतलब? समझ बैठ मतलब समझ, फिर उसको वहां दिखाओ। समझ में आ गया? लेकिन कभी भी उसका हाँ में हाँ नहीं बोलना है। समझ में आ गया? हालांकि 80% मैं बोलूंगा अभी भी जो काम कर रहे हैं या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को यही पता है कि बैंक इज रियल अकाउंट, लेकिन हम क्या बोलेंगे? बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? रियल अकाउंट का डेफिनेशन क्या होगा? रियल अकाउंट मीन्स ऑल द एसेट्स ऑफ फर्म बट नॉट एनी डेब्ट। ये क्या बोला मैंने? ये क्या लगा आपको जो मैंने बोला? डेटर से बात है। डेटर एक एसेट है, लेकिन पहले वो कौन सा कैटेगरी में आ गया? पर्सनल अकाउंट में आ गया। अब डेटर मीन्स राम अकाउंट। राम से पैसा मिलना हुआ है, तो राम कौन सा? नेचर पर्सन आएगा कि रियल अकाउंट चल जाएगा? पहले आपको देखना है वो पर्सनल है तो हमेशा पर्सनल कैटेगरी में आएगा। अगर वो पर्सनल नहीं है तो कहाँ जाएगा? इम्पर्सनल। समझ में आ गया? जैसे प्लांट है मशीनरी। अब प्लांट है पर्सनल, तो क्या पर्सनल है? तो कहाँ चल जाएगा? रियल में चल जाएगा। समझ में आ रहा मेरी बात? हाँ कि समझाया? नॉमिनल। नॉमिनल मतलब क्या हो गया? या तो इनकम, या तो गेन, या तो एक्सपेंस, या तो लॉस। दिस इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब बेसिकली रिलेट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम। जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम होता है उसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है अकाउंट्स का। अब जो रूल्स है पर्सनल अकाउंट, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव है। इनकम और गेन भी क्या है? हाँ इनकम और गेन देखिए बेसिकली क्या होता है? इनकम गेन मीन्स, इनकम मीन्स व्हाट? कि जो आप काम कर रहे हैं उससे आपको इनकम जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसको हम इनकम बोलते हैं। गेन मतलब क्या हो गया? बेसिकली जैसे हम एग्जांपल लेते हैं प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, दैट इज योर गेन। वो गेन बोलते हैं। समझ में आ गया? जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उससे कोई, जैसे सपोज मुझे ट्यूशन फी मिला, वो मेरा इनकम है, दैट इज माई इनकम।
बट कोई अदर देन मेरा जो सर्विस एक्टिविटी उससे मेरे को कुछ जनरेट हो रहा है इनकम, उससे हम गेन बोलते हैं। हालांकि दोनों साइमल्टेनियसली भी हम यूज करते हैं, ऐसा कोई पार नहीं है कि अकाउंट में आप जहाँ गेन बोल दिए गेन होगा, इनकम हो गया इनकम हो गया। ये डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, ये तीनों का रूल्स क्या होगा हमेशा कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे पर्सनल अकाउंट का एक रूल्स होता है, क्या हो गया? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करते हैं, और जो दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। रियल अकाउंट का रूल्स क्या हुआ? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक मेरे पास मैसेज आया था कल परसों, आप लोगों के पास पता नहीं, आप ही नहीं किसने भेजा था मुझे, कौन भेजा था? आप लोगों में किसने भेजा होगा? नहीं, एक जोक है, पता नहीं, बहुत अच्छा लगा जोक, तो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि एक लड़का ने लड़की को प्रपोज कर दिया और लड़की ने क्या किया? एक थप्पड़ मारा। तो बोला कि लड़के के बुक में क्या एंट्री होगा? ये सुना है? किसने भेजा? He received a thapad, so the thapad debit होगा। थप्पड़ अकाउंट डेबिट टू रिजेक्शन जो दिया है सर, क्या गया? इज्जत गया। तो थप्पड़ अकाउंट डेबिट टू इज्जत। तो किसने किसने अपने बुक में एंट्री पास किया? सर तो ट्रांजेक्शन अब वो गुजरात ट्रांजेक्शन तो ज्यादा सीए बन गया। ठीक है, तो कोई अपने बुक में एंट्री पास किया क्या? सक्षम? चलो, नॉमिनल अकाउंट का एंट्री क्या होगा? रूल्स क्या है? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस पेड ऑफ। ये याद रहेगा जिंदगी भर। जब कब तक याद रखना है? जब तक आपके जीवन के साथ आपका सांस जुड़ा हुआ है तब तक ये रूल्स याद रखना है। मतलब मरते मरते भी कोई पूछ ले तो उठ के बता रहे कि भाई ये है, तब ट्रू सेंस में आप कर रहे होंगे, कभी भी नहीं भूलना है। मैं आपको बात बताता हूँ, 100% इंटरव्यू जब देने जाते हैं ना, वो आपको परेशान करता है, बोलेगा अच्छा आगे चार्टर्ड अकाउंट जी बैठिए, रियल अकाउंट क्या होता है वहाँ ऐसे कर लीजिए, कहीं तो सुना है ऐसे करते हैं वो सर, कहीं सुना है रियल अकाउंट क्या? तो अगर सपोज आप ऐसा एक्सप्रेशन कर रहे हो, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे? नहीं पूछेगा। तो कभी भी नहीं बोलना। इंटरव्यू लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा सीए बन गए आ जाओ, वो 30 साल का एक्सपीरियंस आदमी है, वो पहला क्वेश्चन ऐसा पूछता देहाती क्वेश्चन, और हमें वही नहीं पता रहता। हमें सब चीज़ पता है, हम तो पूरा टैक्स कंसल्टेंट बन जाते हैं और बड़े बड़े को कंसल्ट भी कर देंगे, लेकिन जो बेस है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसमें टाइम दिया मैंने आपको। अब कभी नहीं बोलना है, मैं आपको पूछूंगा और मैं आपसे पूछते रहूँगा। बहुत सारा और कंसेप्ट है, धीरे धीरे मैं आपको सीपीटी में तो स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, नहीं पढ़े हो या पढ़े हो। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? सर बैंक में हम लोग फार्म अकाउंटिंग कर रहे थे, क्या बैंक क्या क्वेश्चन है? सर बैंक का सर पूछा था सर, क्या ये ना कोई कंपनी का होता है सर? बैंक है किसी का भी है, बैंक कंपनी का मतलब किसी के बुक्स में बैंक है। बैंक मुझे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, मेरे बुक्स में हो, कंपनी के बुक्स में हो, पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में हो, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पार्टनरशिप फर्म कौन है? एक पर्सन है, तो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बैंक विल बी व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, हमेशा। कोई दिक्कत? हम फार्म अकाउंटिंग कर रहे थे। फार्म अकाउंटिंग तो बेसिकली सारा अकाउंटिंग सेम है, बस 3 स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो हमें पढ़ना है। देखिए फार्म अकाउंटिंग, देखिए फार्म अकाउंटिंग लिख लिए, ध्यान सुनिए। फार्म अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है? आप मुझे आप ही जनरल एंट्री बताइएगा कि अगर आप फार्मर होते तो क्या एंट्री पास करते?
यहाँ पे फार्म में जो पहला ट्रांजेक्शन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, ये सपोज कि लैंड है जमींदार का, वहां पे क्या होता है कि बेसिकली इनके पास क्या होता है, लैंड होता है, लेकिन इनके पास क्यों नहीं होते, एम्प्लॉय नहीं होते, फार्मर्स नहीं होते। बड़ा बड़ा जमीन है, लैंड है जिसमें खेती कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली फार्मर्स नहीं है। तो क्या करेंगे, ये फार्मर्स को बोलते हैं कि आपके पास जमीन नहीं है, आप आओ हमारे पास आके खेती करो, हमारे पास आके खेती करो। तो आपको जो फार्मर्स है वो बोलते खेती करना है, अपने जमीन में करें, वहां करें, बात कीजिए जहाँ पे कुछ मिलेगा। तो ये फार्मर्स अब यहाँ आ गए, ये खेती कर रहे हैं यहाँ पर। अब उनके साथ एग्रीमेंट होता है कि जो फार्मर है वो भी क्या बोलते हैं कि भाई हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कुछ मुझे हिस्सा दे दीजिए कि हम उसे खा के अपना जीवन व्यतीत कर लें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इसे बोलते हैं हम, बेसिकली इसको बोलते हैं बदली लेबर, इसे बोलते हैं बदली नहीं, वो तो बार्टर सिस्टम कुछ है। इस अकाउंटिंग में इसका नाम दिया गया बदली लेबर। इस लेबर का नाम क्या है, बदली लेबर, कि आप आके काम कीजिए और उसके बदले आप क्या जो प्रोड्यूस उसका कुछ हिस्सा ले जाइए। तो आपके हिसाब से क्या एंट्री होना चाहिए बताइए। अफकोर्स जमींदार के बुक में, फार्मर के बुक, जो मेन फार्मर है उसके बुक में सोच लो, हाथ खड़ा करो बोलो। चल मैं ट्रांजेक्शन समझ में आया, कुछ एंट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बात है। क्या हुआ कि वो आके यहाँ काम कर रहा है और जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका कुछ पोर्शन उस जो काम कर रहे एम्प्लॉय हैं उनको दे दिया जा रहा है, कुछ कैश पेमेंट में वेजेस नहीं दिया जा रहा। बोलो। तो वेजेस टू स्टॉक, वेजेस टू स्टॉक, स्टॉक कोई अकाउंट होता है जिसमें हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या स्टॉक के थ्रू करते हैं, वेजेस टू परचेज, वेजेस टू परचेज, वेजेस टू सेल, दोनों इनके सही है, इनका भी कहना सही है, लेकिन मैं इनके पास जाऊंगा, ये ज्यादा परफेक्ट आंसर है, वेजेस टू सेल। क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, जो जमींदार है वो अल्टीमेटली सेल किसको कर रहा है, वो जो लेबर है उनको सेल कर रहा है, सेल कर रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप जो परचे हम आपको कॉस्ट दे रहे हैं, वो आपको उसको सेल प्राइस में दे रहा होगा, वो आपको उसको सेल प्राइस में कर रहा है। जमींदार अपना घाटा तो नहीं करेगा, जमींदार अपना घाटा नहीं करेगा। तो फॉर थ्रू अकाउंटिंग हम एंट्री पास करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होगा। आपके दिमाग में आएगा सर एक बार तो आपने इनकम बढ़ा दिया, दूसरी तरफ आपने एक्सपेंस कम कर दिया, यही हो रहा है। वेजेस आपने बढ़ा दिया, दूसरे ही अमाउंट होगा, ये भी 10,000 होगा तो ये भी 10,000 होगा। तो आपके दिमाग में यह होगा सर आपने एक बार इनकम बढ़ा दिया, एक बार एक्सपेंस कम कर दिया। लेकिन फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन हम ऐसा करेंगे, हालांकि इसका नेट प्रॉफिट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये ट्रांजेक्शन है उसे रिकॉर्ड करना जरूरी है ना, तो एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, तो इसलिए उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्या एंट्री होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू सेल। तो देखिए फार्म अकाउंटिंग पहला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 1, फॉर बदली लेबर ट्रांजेक्शन, फॉर बदली लेबर ट्रांजेक्शन, वेजेस अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल बदली लेबर। किस अमाउंट करेंगे, विथ फेयर वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस गिवन। एसी बंद है क्या, क्यों एसी बंद क्यों? लास्ट पीरियड में ठंडी लग रहा है। चलो पॉइंट नंबर 2 फिर लिखिए, फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ प्रोड्यूस, फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ प्रोड्यूस। ये दूसरा कि जो जमींदार है जो प्रोडक्शन करते हैं वो अपने ही कुछ प्रतिशत क्या करते हैं,
कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ परसेंटेज में से अपने ही सेल्फ कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे सपोज कि 1000 kg गेहूं बना, उसमें से 200 kg तो अपने ही कंज्यूम कर लिए। समझ में आ गया? तो क्या एंट्री पास करना चाहिए आपके हिसाब से बताओ? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सेल, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सेल, हम यही एंट्री पास करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सेल। आपके दिमाग होगा सर सेल क्यों, ये सेल कैसे हो गया? ठीक है, क्योंकि क्या अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। हम ये मानेंगे बिजनेस ने किसको बेचा, ऑनर को बेचा। ध्यान सुनिए, अगर हम इसको सेल्स नहीं मानते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसमें क्यों, अगर सेल्स नहीं मानेंगे दिक्कत क्या होगा? देखिए ध्यान सुनिए, सपोज कि आपने यहाँ पर रॉ मटेरियल यूज किया, रॉ मटेरियल तो पूरा 100% कैपेसिटी में यूज हो रहा है, लेकिन इसमें से कुछ जो सेल हुआ, जो प्रोडक्शन हुआ, उसमें से कुछ परसेंटेज सेल्फ कंजम्पशन हो रहा है और कुछ प्रोडक्शन आउटसाइडर को बेच रहे होंगे, आउटसाइडर को बेच रहे होंगे। तो ये जो आउटसाइडर को बेच रहे हो तो सेल में आपका क्रेडिट हो गया, लेकिन जो सेल्फ कंजम्पशन और सेल्स में क्रेडिट नहीं करेंगे तो बताइए प्रॉफिट मेरा कम आ रहा होगा, प्रॉफिट मेरा कम आएगा। मेरा जो मेरा क्या कहते हैं कॉस्ट है वो तो हम पूरा डेबिट कर रहे हैं, लेकिन जो सेल है वो पूरा हम क्रेडिट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैचिंग कंसेप्ट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मैचिंग कंसेप्ट नहीं हो रहा है। तो फॉर मैचिंग कंसेप्ट हम क्या करेंगे कि जितना कॉस्ट लगा है उसको भी हम सेल्स मानेंगे। आपको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर अपने आप को भी बेचे हो, अपने आप ही कंज्यूम करो तो वो भी आना चाहिए, आना चाहिए। तो ये क्योंकि ये फार्मिंग है तो हम इस तरह का एंट्री पास है, क्योंकि इसमें मेजर पोर्शन अपने आप को बेच जाता है। आप बोलेंगे सर जब हम नॉर्मल बिजनेस करते हैं वहां पर जिसको हम ड्राइंग दिखाकर परचेज से लेस करते हैं, परचेज ले, लेकिन वहां पर कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी वहां पर ट्रेन नहीं है, वहां पर होगा कि चलो एक दिन आपने सपोज कि तेल का काम करते हैं, एक दिन आप वहां भेजिए नॉर्मली, लेकिन हमेशा सेल्फ कंजम्पशन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ट्रेंड ही है कि 50% सेल्फ कंजम्पशन हो जाता है, 50% सेल्फ कंजम्पशन होता है। यहाँ फार्म अकाउंटिंग बोला कि इसके लिए आप यही एंट्री पास किए टू कैलकुलेट ट्रू प्रॉफिट, टू कैलकुलेट ट्रू प्रॉफिट, पता चले कितना प्रॉफिट हुआ। लेकिन देखिए इसका फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अगर आप एंट्री पास करते हैं, मैं अगर एंट्री लिखता हूँ ड्राइंग टेबल में कैपिटल डेबिट कर दूं, बात देखिए ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ध्यान सुनिए इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन, देखिए विद दिस अमाउंट आपका इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ गया, उतना अमाउंट से कैपिटल भी कम हो गया, उतना अमाउंट से कैपिटल भी कम हो गया, तो नेट प्रॉफिट आपका बढ़ा हुआ है और कैपिटल आपका घटा हुआ है। और बढ़ा हुआ नेट प्रॉफिट बाद में कहाँ ऐड करोगे? कैपिटल में ऐड करोगे। तो बताओ कुछ आपका इफेक्ट पड़ा कैपिटल में, कैपिटल में जीरो इफेक्ट है, कैपिटल में जीरो इफेक्ट है, बट ये आपका ट्रू प्रॉफिट निकल रहा है। इससे जो आपका प्रॉफिट निकल रहा है दैट इज एक्चुअली द ट्रू प्रॉफिट, कि भाई एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमाया, एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमाया। सीधा सा बात है, ध्यान सुनिए, अगर मेजर पोर्शन अपना जो प्रोडक्शन है वो अपने आप को ही सेल कर रहे हैं और ये ट्रेंड है बिजनेस का, तो इसको भी सेल्स मानना चाहिए ना, एज पर मेटेरियलिटी कंसेप्ट, एज पर मेटेरियलिटी कंसेप्ट मानना चाहिए कि मैं अपने आप को ही बेचना हो। नहीं तो अगर आप इसको ड्राइंग मानोगे ना तो कहीं ना कहीं आप लिंक नहीं कर पाओगे कॉस्ट और रेवेन्यू को। मैचिंग कंसेप्ट भी मेरा क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, मैचिंग कंसेप्ट मेरा कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। नहीं सेल्स भी नहीं, हम अपने आप को सेल्स दिखाएंगे उस प्रॉफिट में जितना बाहर बेचते हैं। मैं यही दिखने वाला हूँ विथ क्या होगा, विथ फेयर वैल्यू। इसका एंट्री किसमें होगा, फेयर वैल्यू। हम ये मानेंगे बाहर में जो फेयर वैल्यू उसी फेयर वैल्यू में अपने आप को बेचें। सपोज कि 10 रुपया कॉस्ट है और बाहर में बेचे 12 रुपया में, तो एंट्री कितने अमाउंट से पास करेंगे, 12 रुपया से एंट्री पास करेंगे, 10 रुपया से नहीं पास करेंगे, तब तो इनकम निकला ही नहीं, तब तो प्रॉफिट निकला ही नहीं। विथ फेयर वैल्यू और प्रोडक्शन कंज्यूम, कोई दिक्कत? लास्ट लिखें पॉइंट नंबर 3, लेबर इंक्लूड फैमिली मेंबर, लेबर इंक्लूड फैमिली मेंबर। देखिए ये तो बहुत बड़ा ट्रेंड है। क्या होता है कि एक फैमिली है,
इनके 4 बच्चे 6 बच्चे, कबड्डी का 10 बच्चे 6 बच्चे, शादीशुदा 6 वाइफ। उसके बाद बढ़ा दे क्या? हाँ। अच्छा, ये फिर से पहले था, पहले इंदिरा गांधी के पहले वाला जमाना था ये 6 बच्चे वाला। इंदिरा गांधी के बाद है तो 2 आ गए, तो 2 ही है, हम 2, हमारे 2। रुक जा, अभी तो कोई जमाना नहीं है, अन्ना जी आ गए। अब तो अन्ना जी बोलते हैं हम तो हमारे एक भी नहीं, तो 0 0 0। अब तो ये कंसेप्ट आ गया कि हाँ बड़ा है, शादी का बड़ा चिंता लग जाता है हमें, तो शादी पहले करवा लो। ये बात, एक मेरा स्टूडेंट था, वो जैसा मैंने पूछा उससे IPCC में बहुत एक लास्ट टाइम बाद मैंने पूछा ठीक करते हैं क्यों कर रहा है तो शादी ऐसे सीए क्यों करना है, तो शादी करना, अभी भी पहले में से बढ़ रहा है तो शादी करना है। ठीक है, तो चलो ठीक है, बहुत इसको मैं बताऊंगा शादी करने से क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है, सीए बन जाने के बाद क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये दोनों का मेन बिजनेस है, इनका बहुत बड़ा क्या जमींदार है, बहुत बड़ा लैंड है। अब इनको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, तो उनके जितने फैमिली मेंबर है वही यहाँ काम कर रहे हैं। इतने जन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जिन लिया तो भी प्लस भी भाई 25, वो भी तो काम कर रही होगी। काम कर रहे होंगे। अब देखो काम कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा, जिसके कारण क्या हुआ होगा, रेवेन्यू इंक्रीज किया होगा, हालांकि नॉर्मली क्या इनको क्या कैश दिया जाता होगा, नॉर्मली इनको पेमेंट किया जाता होगा, पेमेंट तो कभी भूल से भी नहीं मिलता होगा। मैं 12th तक में जब 12th में था तो उस टाइम पता नहीं था कि सीए करना है कि नहीं करना है। 12th में जैसे रिजल्ट आया तो पापा मेरे को दुकान बुला लेते थे, मन तो करता नहीं था लेकिन पापा बुला लेते, रोज जाना पड़ता था, ड्यूटी 3 महीने का गैप होता है ना, 2-3 महीने का गैप होता है रिजल्ट आने का, तो उस टाइम पता ही नहीं था कि क्या होना है क्या नहीं होना फ्यूचर का। अभी तो आप लोग बहुत ज़्यादा वो ये करना है वो करना है, हमें तो पता नहीं था, 12th का एग्जाम थे, बैठे बैठे कर रहे रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो पापा बुला ली दुकान में, मैं रोज बुला लेते, सुबह रोज जाना पड़ता है, रोज सोचता था रोज शाम को कुछ मिलेगा, कुछ मिलता नहीं था कुछ मिलता नहीं था, 2 दिन के बचा नहीं, मन नहीं करता था कि कुछ तो मिले। तो ये क्या हो गया, बेसिकली फ्री का यहाँ हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, बिजनेस को बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर बेनिफिट मिल रहा है तो उसका कॉस्ट भी हमें क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या एंट्री पास होना चाहिए, बताइए वेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए 100%, फिर एकदम सही। तो इतना अच्छा जवाब मिलेगा तो इसका मतलब दिल बाग बाग हो जाएगा। टू कैपिटल, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही होना चाहिए। अच्छा ये बताओ क्या कोई एसेट पड़ा कैपिटल में, कोई एसेट नहीं पड़ा, आपका प्रॉफिट क्या हुआ है, घटा हुआ है, और कैपिटल आपने पहले बढ़ा दिया, अल्टीमेटली कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वेजेस जैसे आपने डेबिट किया, आपका ट्रू इनकम निकल रहा है, जो प्रॉफिट निकल रहा है दैट इज एक्चुअली ट्रू प्रॉफिट, और हमेशा हम ट्रू प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो ये तीनों एंट्री समझ में आ रहा है, तीसरा यही है, तीसरा समझ नहीं आया। वेजेस आप अगर आपको कुछ पेमेंट करोगे, किसको पेमेंट करोगे, कुछ उसने काम किया, जो फैमिली मेंबर ने काम किया, कुछ पेमेंट करना है, क्या पेमेंट, वेजेस पेमेंट करना, वेजेस अकाउंट डेबिट। लेकिन क्या आपने पेमेंट किया, जो पेमेंट नहीं किया उसी को आपने क्या कर दिया, आपने फर्म में कैपिटल इंट्रोडक्शन के हिसाब से रख लिया। सपोज कि तुम मेरा भाई है, सपोज मान लिया, ठीक है, मेरे पास तो काम कर रहा है, मैंने बोला कि रोज शाम को आना, रोज काम करना, 100 रुपया रोज कर दूंगा, तू आता है चल जाता है, आता है चल जाता है, मैंने पैसा दिया, भैया आपसे कर लेंगे, ठीक है भाई बोल दिया ना, नहीं एक बार बोल दिया भैया आपसे क्या देंगे, उसके मैं दूंगा क्या, तभी तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट चलना क्या। तो बताओ मैंने तुमको दिया नहीं, तो अल्टीमेट तुम्हारा पैसा मेरे पास रह गया, तो मेरा कैपिटल बढ़ गया, लेकिन खर्चा तो होना चाहिए था। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही होना चाहिए। इतनी वही एंट्री हमने पास किया है, समझ में आया। ये क्या होगा, विद द फेयर वैल्यू ऑफ वेजेस, विद फेयर वैल्यू ऑफ वेजेस,
इसका मतलब एग्जाम में जब भी सिंगल एंट्री सिस्टम में फार्म अकाउंटिंग होगा तो आप समझ लीजिए ये 3 एडिशनल एंट्री आपसे जरूर पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, करते हैं, आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।